नमस्कार दोस्तों, आर की स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पर है आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हिंदी व्याकरण के पिछले वीडियो में हमने विकारी शब्दों के बारे में अध्ययन कर लिया था, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया उनका हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करने वाले हैं अविकारी या फिर अव्यय शब्द। अविकारी या फिर अव्यय शब्द। ये जो अविकारी शब्द है ये ए प्लस विकार से बना है। कि विकारी शब्द किससे बना है? विकार से बना है। इससे ए का अर्थ होता है नहीं और विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। ए का अर्थ होता है नहीं और विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। अव्यय शब्द ए प्लस वे के योग से बना है। इससे ए का अर्थ भी होता है नहीं और वे का अर्थ होता है खर्च। वे का अर्थ क्या होता है? खर्च। कि अविकारी शब्द ए प्लस विकारी शब्द विकार से योग से बना है। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, ए का अर्थ होता है नहीं। अव्यय शब्द ए प्लस वे के योग से बना है। ए का अर्थ होता है नहीं, वे का अर्थ होता है खर्च। ठीक है। अर्थात जो अविकारी या अव्यय शब्द है इनका वाक्य में प्रयोग करते हैं और वाक्य में प्रयोग करने के बाद क्या करने के बाद वाक्य में प्रयोग करने के बाद वाक्य में प्रयोग करने के बाद कार्य को करने वाला जो कर्ता होता है इस कर्ता का लिंग, वचन एवं पुरुष, कर्ता का लिंग एवं पुरुष से बदल देते हैं। ठीक है। ऐसा कोई अव्यय शब्द होता है जिसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। वाक्य में प्रयोग करने के बाद में कर्ता का लिंग, वचन एवं पुरुष बदलने पर उस शब्द में यानी उस अव्यय शब्द में उस शब्द में कोई परिवर्तन या कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है तो वो क्या कहलाता है? तो वह अव्यय शब्द कहलाता है। कि परिवर्तन नहीं होता है तो उसे अविकारी या फिर अव्यय शब्द कहते हैं। कि अविकारी शब्द ए प्लस विकार से योग से बना, विकार से विकारी शब्द बना है। ए का अर्थ होता है नहीं, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। अव्यय शब्द ए प्लस वे के योग से बना, ए का अर्थ होता है नहीं और वे का अर्थ होता है खर्च। अर्थात ऐसा शब्द जिसका पुरुष, लिंग और वचन बदलने के बाद में वैसा का वैसा ही रहता है, खर्च ही नहीं होता तो अव्यय शब्द कहलाता है। अर्थात किसी भी अव्यय शब्द का वाक्य में प्रयोग करने के बाद कर्ता का लिंग, वचन और पुरुष बदल देते हैं, उस अव्यय शब्द में कोई परिवर्तन, उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता तो वह शब्द क्या कहलाता है? अविकारी या फिर अव्यय शब्द कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा तेज दौड़ता है। अब इस कर्ता का हम लिंग बदल देते हैं कि घोड़ा के स्थान पर क्या करते हैं? घोड़ी कर देते हैं। घोड़ी तेज दौड़ती है। घोड़ी तेज दौड़ती है। अब हम इसके वचन में भी यानी दोनों एक वचन में प्रयोग करें, हम इसको बहुवचन में प्रयोग कर देते हैं। घोड़े तेज दौड़ते हैं। घोड़े तेज दौड़ते हैं। तो यहाँ पर ये तेज शब्द है, इसमें कर्ता का हमने लिंग बदल दिया, वचन और पुरुष बदल दिया। पुरुष बदलने के बाद में भी इस शब्द में क्रिया वो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुई है, लेकिन इस शब्द में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन यानी तेज शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये जैसा था वैसा का वैसा है, उसमें कोई खर्च ही नहीं हुआ है। ये आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं टूटा नहीं है। तो ये जो तेज शब्द है ये तेज शब्द क्या माना जाएगा? ये अव्यय शब्द माना जाता है। कि किसी भी शब्द का वाक्य में प्रयोग करते हैं, वाक्य में प्रयोग करने के बाद में जो कर्ता होता है इसका लिंग, वचन, पुरुष बदलने पर इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं? अव्ययकारी या फिर अव्यय शब्द कहते हैं। अव्ययकारी या फिर अव्यय शब्द है, इनको हमें जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है BSER, जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की 9वीं 10वीं 11वीं और जो 12वीं की बुक है
ठीक है। इस जो BSR की जो बुक है, इस बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और राजस्थान यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है, इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक के अनुसार ही हम ये अविकारी या फिर अव्यय शब्द पढ़ रहे हैं। पहले कि किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की बात कर लें, चाहे वो रिट की हो, सेकंड ग्रेड की हो, पटवार की हो, चाहे LDC की हो या फिर कोई SSC की एग्जाम हो, इस बुक के बाहर से कोई आज तक इस प्रकार का अन्य प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो आप उम्मीद रखें कि मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ये मेरे 100% गारंटी है। ठीक है। तो इस BSR जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है, इस बुक के अनुसार अविकारी या फिर जो अव्यय शब्द है, इन को 4 भागों में बांटा गया, अर्थात अविकारी या फिर अव्यय शब्द है वो 4 प्रकार के माने जाते हैं। ठीक है। जिसमें पहला है क्रिया विशेषण, पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, क्रिया विशेषण अव्यय शब्द, क्रिया विशेषण अव्यय शब्द, संबंध बोधक अव्यय शब्द, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द, और चौथा है विषमयादि बोधक, विषमयादि बोधक अव्यय शब्द। शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, 1 मिनट। ठीक है, सही तरीके से चला। ठीक है। रिट की बात करें तो रिट में जो अविकारी या अव्यय शब्द है, अविकारी या अव्यय शब्दों को ही स्वीकार किया गया। ये यूनिट हमारे रिट वाले सिलेबस में भी है, तो रिट की दृष्टि से भी एकदम से इम्पोर्टेंट है। तो अविकारी या फिर अव्यय शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया। इसके 4 प्रकार माने जाते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय शब्द, संबंध बोधक अव्यय शब्द, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द और विषमयादि बोधक अव्यय शब्द। तो अव्यय या फिर अविकारी शब्द है, उनके 4 प्रकार माने जाते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लें, हम आगे बात करते हैं। ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं क्रिया विशेषण अव्यय शब्द, क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। पहला है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय शब्द, क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। परिभाषा है कि जो अव्यय शब्द, जो अव्यय शब्द, जो अव्यय शब्द क्रिया से पहले, जो अव्यय शब्द क्रिया से पहले प्रयुक्त होकर, क्रिया से पहले प्रयुक्त होकर क्रिया की विशेषता को, क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं, क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहलाते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहलाते हैं। ठीक है। कि जो अव्यय शब्द है, ऐसा कोई अव्यय शब्द वो कहाँ पर प्रयुक्त होता है, वो क्रिया से पहले प्रयुक्त होता है। कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को तो विशेषण कहते हैं, लेकिन ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया से पहले प्रयुक्त होकर किसकी विशेषता, क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं, अर्थात क्रिया की विशेषता को बताते हैं, क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे प्रशांत धीरे धीरे चलता है, प्रशांत धीरे धीरे चलता है। इसमें जो धीरे धीरे शब्द है वो अव्यय शब्द है, और ये यहाँ पर क्रिया, ठीक है, चलना क्रिया है। प्रशांत धीरे धीरे चलता है, तो इस वाक्य में चलना क्रिया है। ये धीरे धीरे शब्द है, इस क्रिया से पहले प्रयुक्त हुआ है, और ये विशेषता किसकी बता रहा है, इस क्रिया की विशेषता बता रहा है कि प्रशांत का चलने का जो तरीका है वो कैसा है, वो एकदम से धीरे धीरे। अब ये अव्यय शब्द धीरे धीरे है या नहीं, हमें तो वाक्य ऐसा ही मिलेगा, लेकिन ये अव्यय शब्द है या नहीं, इसके लिए हमें इस
वाक्य में जो कर्ता है उसका लिंग और वचन बदलना होगा, वहां पर हमें बदल के देख लेना है। मैं एक तरीका बता रहा हूँ, हर वाक्य में वही तरीका लगेगा, आप आसानी के साथ में बदल सकते हो। जैसे मैं प्रशांत की जगह वाक्य में कर्ता का लिंग बदल दूं कि गीता, गीता धीरे धीरे चलती है, लेकिन धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन हुआ है नहीं हुआ है, वे धीरे धीरे चलते हैं, तो बहुवचन होने के बाद में भी इस शब्द में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका मतलब हमें ये जानना पहचान होगी कि जो धीरे धीरे शब्द है ये अव्यय शब्द है, और ये अव्यय शब्द क्रिया से पहले ये चलना क्रिया है और इस क्रिया से पहले प्रयुक्त हुआ है, और क्रिया से पहले प्रयुक्त होकर ये विशेषता किसकी बता रहा है, चलने की विशेषता बता रहा है कि चलने का तरीका कैसा है, धीरे धीरे। तो परिभाषा क्या होगी, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया से पहले प्रयुक्त होते हैं और क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे प्रशांत धीरे धीरे चलता है, खरगोश तेज दौड़ता है, खरगोश तेज दौड़ता है, प्रशांत है। तो यहाँ पर भी तेज शब्द क्या माना जाता है, तेज शब्द है, वो तेज शब्द अव्यय शब्द माना है, और दौड़ना क्रिया से पहले प्रयुक्त हुआ। देखो ये क्रिया इस क्रिया से पहले प्रयुक्त है, तो ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया से पहले प्रयुक्त होते हैं और क्रिया की विशेषता को प्रकट करने लग जाते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय शब्दों के भी 4 भेद माने जाते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय शब्दों के कुल कितने भेद माने जाते हैं, 4 भेद माने जाते हैं। 4 में पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा है रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, एक बार फिर से बात करते हैं कि जो अव्यय शब्द किसी क्रिया से पहले प्रयुक्त होते हैं, क्रिया से पहले प्रयुक्त होकर उस क्रिया की विशेषता को प्रकट करने लग जाते हैं, बताने लग जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे प्रशांत है धीरे धीरे चलता है, खरगोश तेज दौड़ता है, इन दोनों वाक्यों में धीरे धीरे और तेज शब्द है, ये दोनों अव्यय शब्द है। ये दोनों अव्यय शब्द क्रिया से पहले प्रयुक्त है और ये क्रिया की विशेषता को बता रही, तो क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय शब्द के 4 भेद माने जाते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आप इसका स्क्रीनशॉट लें आगे बढ़ते हुए। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण कि कालवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा क्रिया के घटित होने के, क्रिया के घटित होने के समय को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो परिभाषा की क्रिया के घटित होने के, कि क्रिया किस समय घटित हुई है, उस क्रिया के घटित होने के समय के ऐसे कोई भी अव्यय शब्द होते हैं और वह सारे के सारे अव्यय शब्द इस क्रिया के घटित होने के, क्रिया कब घटित हुई है उस क्रिया के घटित होने के समय को प्रकट करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात क्रिया के घटित होने के समय को क्या कहते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। हमें जब किसी वाक्य के बीच में जैसे समयवाचक शब्द है, ठीक है, समयवाचक शब्द है, जैसे अब, जब, कब, तब, पहले, बाद में, कल, आज, परसों, तुरंत, ऐसे शब्द, या फिर जो अवधिवाचक शब्द होते हैं,
ठीक है, समय की जो अवधि होती है, जैसे लगातार है, आजकल है, निरंतर है, हमेशा है, रात भर है, दिन भर है, अक्षर है, कभी कभी है, ऐसे अवधिवाचक जो शब्द है, या फिर जो आवर्तीवाचक शब्द होते हैं, ठीक है, आवर्तीवाचक में जैसे बार बार है, बार बार है, या फिर बारंबार है, कैसा है, बारंबार है, कभी कभी है, ये भी इस आवर्ती के अंतर्गत शामिल किया जाता है, बार बार है, प्रतिदिन है, या फिर हर दिन है, प्रतिदिन है, हर दिन है, या फिर हर बार है। ये जो शब्द है, ये सारे के सारे शब्द क्रिया के घटित होने के समय को प्रकट करते हैं। तो जब किसी वाक्य में इनमें से जैसे समयवाचक शब्द हो गया, या फिर अवधिवाचक शब्द हो गया, या फिर आवर्तीवाचक शब्द हो गया, इनमें से कोई भी शब्द यदि हमें वाक्य के बीच में लिखा हुआ मिलता है, तो ये सारे के सारे अवय शब्दों में कालवाचक क्रिया विशेषण माना जाता है। जैसे वाक्य की बात करें हम, जैसे पहला वाक्य, आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है, तो ये आज शब्द है, ये आज शब्द से होना क्रिया है, इस होना क्रिया की विशेषता को प्रकट करता है। तो वाक्य में क्या है, इस आज शब्द का उपयोग हुआ है, और ये आज शब्द क्रिया के घटित होने के समय को प्रकट कर रहा है कि आज क्या हो सकती है, वर्षा हो सकती है। कल मैं सीकर जाऊंगा, कल मैं सीकर जाऊंगा, या फिर मैं कल सीकर जाऊंगा, मैं कल सीकर जाऊंगा। ये जाना क्रिया के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये कल शब्द है, ये क्रिया के घटित होने के समय को प्रकट कर रहा है, तो यहाँ पर भी कालवाचक क्रिया विशेषण माना जाता है। जैसे ये कल शब्द हो गया। इसके अलावा जैसे परसों शब्द है, परसों मेरे मित्र यहाँ आने वाले हैं, तो ये भी क्रिया के घटित होने के समय को प्रकट करा, तो यहाँ पर भी कालवाचक क्रिया विशेषण माना जाता है। जैसे और वाक्य की बात करें तो कुत्ते रात भर, कुत्ते रात भर भौंकते हैं, ये रात भर शब्द है, ये क्रिया के घटित होने के समय को प्रकट कर रहा है, तो यहाँ पर भी कालवाचक क्रिया विशेषण माना जाता है। इसके अलावा हम और वाक्यों की बात करें, ऊपर वाला मिटा दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, ठीक है। जैसे और वाक्यों की बात करें, पांचवा वाक्य, बालक दिन भर उद्यम मचाते हैं, बालक दिन भर क्या करते हैं, उद्यम मचाते हैं। तो दिन भर शब्द ये क्रिया के घटित होने के समय को क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है। जैसे इसे कभी कभी शब्द, ये प्रश्न पहले पूछा भी गया, लेकिन थोड़ा सा एक गाने के माध्यम से व्यक्त करते हैं कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी यहाँ पर शब्द है, ये भी क्रिया के घटित होने के, पूरे दिन तो आता नहीं है, कभी कभी आता है, बीच बीच में इधर उधर हो जाता है, दिमाग एक जगह तो रह ही नहीं सकता। तो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो कभी कभी शब्द एक क्रिया के घटित होने के समय को प्रकट कर रहा है, तो यहाँ पर की क्या माना जाता है, कालवाचक क्रिया विशेषण माना जाता है। जैसे अक्सर शब्द की बात करें तो अक्सर यानी ये भी कभी कभी, इसका अर्थ भी कभी कभी होता है। अक्सर इस दुनिया में, अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अक्सर इस दुनिया में
अनजाने मिलते हैं, मिलकर खो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो ये अक्सर शब्द है कभी कभी, तो ये अक्सर शब्द भी क्या कर रहा है, ये भी क्रिया के घटित होने के समय को ही प्रकट कर रहा है, तो यहाँ पर भी कालवाचक क्रिया विशेषण माना जाता है। ठीक है, तो क्रिया के घटित होने के समय को क्या कहते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और इसमें समयवाचक, अवधिवाचक और आवर्तीवाचक जो शब्द है, ये शब्दों का प्रयोग जब किसी वाक्य के बीच में होता है तो वहां पर हमेशा ही कालवाचक क्रिया विशेषण माना जाता है। ठीक है, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण परिभाषा है, क्रिया के घटित होने के, क्रिया के घटित होने के स्थान को, क्रिया के घटित होने के स्थान को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं कि क्रिया के घटित होने के समय को तो कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, और क्रिया के घटित होने के स्थान को क्रिया किस स्थान पर घटित हुई है। ठीक है, तो क्रिया के घटित होने के स्थान को क्या कहते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें कुछ स्थानवाचक शब्द होते हैं, स्थानवाचक शब्द भी होते हैं, और कुछ दिशावाचक शब्द भी होते हैं। ठीक है, स्थानवाचक और दिशावाचक शब्द, ये स्थानवाचक और दिशावाचक अव्यय शब्द जब किसी भी वाक्य के बीच में आते हैं, अर्थात क्रिया के घटित होने के स्थान का हमें बोध करवाते हैं, तो वहां पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण माना जाता है। जैसे स्थानवाचक के अव्यय शब्द है ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, बाहर, भीतर, अंदर। ठीक है, बाहर, भीतर, अंदर, ये सारे स्थानवाचक शब्द है। इसके अलावा जो दिशाबोधक शब्द है, जैसे इधर, उधर, इस ओर या फिर उस ओर, इस ओर या फिर उस ओर, ये सारे के सारे शब्द हैं, ये क्या करें, क्रिया के घटित होने के स्थान को प्रकट कर रहे हैं। तो क्रिया के घटित होने के स्थान को क्या कहते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो स्थानवाचक और दिशाबोधक वाचक जो अव्यय शब्द है, ये अव्यय शब्द किसी भी वाक्य के बीच में प्रयुक्त होते हैं, वहां पर हमेशा स्थानवाचक क्रिया विशेषण माना जाता है। जैसे जैसे ऊपर छत, मोर छत के ऊपर नाच रहा है। ठीक है, ये ऊपर शब्द है, ये ऊपर शब्द क्रिया के घटित होने के स्थान को यानी नाचना क्रिया है, और इसका संबंध किसके साथ में जुड़ा, इस नाचना क्रिया के साथ में। ठीक है, तो क्रिया कहाँ पर घटित हो रही है, यानी क्रिया कहाँ पर, नाचने का कार्य कहाँ पर, छत के ऊपर हो रहा है, तो ये क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध करवा रहा है, तो यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण माना जाता है। जैसे गाय पेड़ के नीचे, गाय पेड़ के नीचे बैठी है, ये जो शब्द है ये स्थानवाचक शब्द है, ये क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध करवा रहा है। ठीक है, जो नीचे शब्द है, यानी गाय कहाँ पर बैठी है, पेड़ के नीचे बैठी है, तो क्रिया कहाँ पर घटित हुई है, उस पेड़ के नीचे, तो नीचे स्थान हो गया, तो क्रिया के घटित होने के स्थान को क्या कहते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे बंदर पेड़ के ऊपर बैठा है, बंदर पेड़ के ऊपर बैठा है, तो यहाँ पर जो ऊपर शब्द है ये क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध करवा रहा है। ठीक है, जैसे उर्मिला घर के बाहर, उर्मिला घर के बाहर बैठी है,
तो ये बाहर शब्द भी क्रिया के घटित होने के स्थान का ही बोध करवा रहा है, तो यहाँ पर भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण माना जाता है। जैसे गुफा के भीतर, यानी अंदर, गुफा के भीतर, ठीक है, गुफा के भीतर चित्रात्मक दृश्य है। गुफा के भीतर चित्रात्मक दृश्य, इस वाक्य में होना क्रिया है और इस होना क्रिया का संबंध इस स्थान से है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्रिया के घटित होने के स्थान का ही बोध हुआ है। इसके अलावा हम और बात करें किसी अन्य वाक्य की, जैसे छठवां वाक्य, कुएं के अंदर सांप गिरा है। गिरना क्रिया का जो संबंध है, ठीक है, वो इस अंदर से। तो कुएं के अंदर क्या गिरा है? सांप गिरा है। तो यहाँ पर भी जो अंदर शब्द है वो क्रिया के घटित होने के स्थान को प्रकट कर रहा है। जैसे सातवां वाक्य, विद्यालय के आगे, विद्यालय के आगे, ठीक है, आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह आ जाएगा। तो विद्यालय के आगे कुछ पेड़ है, विद्यालय के आगे कुछ पेड़ है। तो इसमें होना क्रिया है और होना क्रिया है, ये क्रिया, इस क्रिया जिस स्थान पर घटित हुई है, तो क्रिया के घटित होने के स्थान पर विद्यालय के आगे का स्थान है, इसका बोध हो रहा है। तो क्रिया के घटित होने के स्थान को क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे दिशाबोधक, ऐसा कह सकते हैं कि उस ओर खेल का मैदान है, उस ओर, इस वाक्य में होना क्रिया है और ये जो शब्द है इस क्रिया की ओर संकेत कर रहा है। तो क्रिया के घटित होने के स्थान को क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में हमें इतना ही याद रखना है कि जब किसी वाक्य के बीच में स्थानवाचक और दिशावाचक, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं अंदर बाहर भीतर या फिर इधर उधर इस ओर उस ओर, इन अव्यय शब्दों का प्रयोग जब किसी वाक्य के बीच में होता है तो ये सारे के सारे शब्द क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध करवाते हैं। तो इनमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण माना जाता है। आप स्क्रीनशॉट लें, ठीक है जी। तीसरा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। परिमाण का अर्थ क्या होता है? ऐसे परिमाण शब्द का अर्थ होता है मात्रा। परिभाषा हमारी तैयार होगी कि क्रिया के घटित होने की मात्रा को, क्रिया के घटित होने की मात्रा को परिमाणवाचक, क्रिया के घटित होने की मात्रा को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहते हैं। ठीक है, कि क्रिया कितनी मात्रा में घटित हुई है कि आधे किलो, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, जितनी भी हुई है ना, तो क्रिया के घटित होने की मात्रा को, ठीक है, क्रिया कितनी मात्रा में घटित हुई है, तो क्रिया के घटित होने की मात्रा को क्या कहते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत कुछ शब्द होते हैं जो अव्यय, कुछ ऐसे अव्यय शब्द होते हैं जो वाक्य के बीच में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अधिकताबोधक शब्द होते हैं। ठीक है, अधिकताबोधक जो अधिक होने का बोध करवाता है, जैसे अधिकताबोधक में अधिक, बहुत, ज्यादा, अति, अतिशय या फिर अत्यंत, ये सारे के सारे अधिकता का बोध करवा रहे हैं सारे शब्द। तो जैसे अधिकताबोधक शब्द है, अधिकता होगी तो न्यूनताबोधक भी होंगे। ठीक है, जो हमें न्यूनता का बोध करवाएंगे, जैसे कम है, थोड़ा है,
ठीक है, न्यून है, ये सारे शब्द न्यूनता का बोध करवा रहे। इसके अलावा कुछ शब्द पर्याप्त बोधक भी होते हैं, पर्याप्त मात्रा में होते हैं ना, ठीक है, जैसे केवल है, सिर्फ है, केवल है, सिर्फ है, बस है, अस्तु, ये सारे के सारे शब्द होते हैं, ये पर्याप्त बोधक होते हैं। ठीक है, पर्याप्त के साथ में तुलना बोधक भी होते हैं। तुलना बोधक में जैसे से अधिक, से कम, से अधिक, से कम, या फिर कुछ श्रेणी बोधक शब्द भी होते हैं। ठीक है, जैसे यथाक्रम, यथा गति, क्रम के अनुसार, गति के अनुसार यथाक्रम, या फिर इसमें भी जो कभी कभी शब्द है ये भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं। ये सारे के सारे शब्द श्रेणी के बोधक है, यानी कर्म कर्म से, जैसे कर्म कर्म से। तो जब किसी वाक्यों के बीच में जो अधिकता बोधक है, न्यूनता बोधक है, पर्याप्त बोधक है, तुलना बोधक या श्रेणी बोधक है, ये सारे के सारे अव्यय शब्द है। तो जब किसी वाक्य के बीच में इन अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है, ये सारे के सारे अव्यय शब्द क्रिया के घटित होने की मात्रा, क्रिया के घटित होने की मात्रा का बोध करवाते हैं। तो वहां पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण माना जाता है। जैसे कपिल अधिक बोलता है, कपिल, अब देखो ये बोलने की मात्रा होगी, अधिक शब्द ये मात्रा को बोध करवा रहा है, कितना बोलता है, अधिक बोलता है, ज्यादा बोलता है, बहुत बोलता है। ठीक है, तो कपिल अधिक बोलता है, तो यहाँ पर अधिक शब्द ये क्रिया की मात्रा को, बोलना क्रिया है और इस बोलना क्रिया से पहले प्रयुक्त है और क्रिया की मात्रा को प्रकट करता है, तो यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण माना जाता है। जैसे कपिल अधिक बोलता है, लता कम बोलती है, लता कम बोलती है, तो ये कम शब्द है, ये भी क्रिया की मात्रा को प्रकट कर रहा है, क्रिया से पहले प्रयुक्त और क्रिया की मात्रा को प्रकट कर रहा है, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण माना जाता है। जैसे जैसे अमित थोड़ा ही चल सका, अमित थोड़ा ही चल सका, ये थोड़ा शब्द है, इस चलना क्रिया की मात्रा को प्रकट कर रहा है, तो क्रिया की घटित होने की मात्रा को प्रकट कर रहा है, तो यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण माना जाता है। जैसे वह थोड़ा ही चल सका, तो इस शब्द में कपिल अधिक बोलता है, लता कम बोलती है, अमित थोड़ा ही चल सका। ठीक है, या फिर यथाक्रम है, या फिर यथागति, कि वह यथाक्रम खेलता है या फिर खाता है, यथाक्रम यानी क्रम के अनुसार। तो ये खेलना क्रिया, यथाक्रम जो शब्द है ये क्रिया के घटित होने की मात्रा को, यानी क्रम के अनुसार थोड़ी थोड़ा या फिर जिस हिसाब से उसका नंबर अवेलेबल किया गया, बताया गया, उसके आधार पर ये क्रिया घटित हो रही। तो क्रिया के घटित होने की मात्रा को क्या कहते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जब किसी वाक्य में अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्त बोधक, तुलना बोधक या फिर श्रेणी बोधक जो शब्द होते हैं, ये सारे अव्यय शब्द होते हैं। और इन अव्यय शब्दों का वाक्य, जिससे इन शब्दों का जो प्रयोग है जिस वाक्य में हो जाता है, उन सारे वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण माना जाता है। ठीक है, आप इसके शॉट ले लेंगे। ओके, लास्ट है, यानी चौथा जो भेद है वो रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखो, रीति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है तरीका या फिर ढंग। रीति शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तरीका या फिर ढंग। तो क्रिया के घटित होने के, क्रिया के घटित होने के तरीके एवं ढंग को
प्रकट करने वाले शब्द, क्रिया के घटित होने के तरीके एवं ढंग को प्रकट करने वाले अव्यय शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण ही मानने जाते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीति का शाब्दिक अर्थ होता है कि क्रिया किस तरीके से, किस रीति से, किस ढंग से प्रकट हुई है। तो क्रिया के घटित होने के तरीके एवं ढंग को प्रकट करने वाले जो भी अव्यय शब्द होते हैं वो सारे के सारे रीतिवाचक अव्यय शब्द, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द माने जाते हैं। इनमें कुछ शब्द होते हैं जैसे प्रकारबोधक, प्रकारबोधक जैसे प्रकारबोधक में ऐसे जैसे तैसे कैसे अचानक एकाएक फटाफट सहसा अकस्मात, ये सारे के सारे शब्द ये प्रकारबोधक शब्द हैं। प्रकारबोधक के साथ में जैसे निश्चयबोधक, प्रकारबोधक जैसे निश्चयबोधक, ठीक है। निश्चयबोधक में अवश्य, जरूर, दरअसल, निसंदेह, दरअसल, निसंदेह, ये सारे के सारे शब्द निश्चयबोधक है। इसके अलावा अनिश्चयबोधक, अनिश्चयबोधक में जैसे शायद, संभव या फिर जो कदाचित शब्द है ये है अनिश्चयबोधक। इसके अलावा स्वीकारबोधक, स्वीकारबोधक जैसे ठीक है, ठीक है, जी हाँ, ये सारे के सारे शब्द ये स्वीकारबोधक शब्द है। इसके अलावा जैसे कारणबोधक शब्द है, कौन से शब्द है? कारणबोधक है, जैसे क्योंकि, इसलिए, लेकिन, अतएव, ये सारे शब्द हैं, ये सारे कारणबोधक शब्द हैं। इसके अलावा जैसे निषेधबोधक, निषेधबोधक जैसे न, नहीं, मत, और इसके अलावा लास्ट है अवधारणा बोधक, अवधारणा बोधक, ठीक है। अवधारणा बोधक जैसे हो, तो, भी, भरे, मात्र, ये सारे के सारे शब्द होते हैं अवधारणा शब्द होते हैं। तो जब किसी वाक्य के बीच में प्रकारबोधक, निश्चयबोधक, अनिश्चयबोधक, स्वीकारबोधक, कारणबोधक, निषेधबोधक और अवधारणा बोधक, ये जो अव्यय शब्द लिखे हुए हैं इनमें से कोई भी अव्यय शब्द जब किसी वाक्य के बीच में प्रयुक्त होता है तो वो क्रिया के घटित होने के तरीके एवं उसके ढंग को ही प्रकट करता है। तो जब किसी वाक्य के बीच में इनमें से कोई भी शब्द प्रयुक्त होता है तो वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण माना जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम उदाहरण की बात करते हैं फिर, ठीक है। जैसे जैसे पहला जो वाक्य, जैसे काले बादल, काले बादल अचानक यानी अकस्मात, अचानक या अकस्मात, काले बादल अचानक घिर आए। यहाँ पर गिरना क्रिया है तो काले बादल जो अचानक शब्द है
ये अचानक या अकस्मात शब्द ये क्रिया के घटित होने के तरीके को, ये क्रिया किस तरीके से या फिर किस ढंग से प्रकट हुई है, ठीक है। तो क्रिया के घटित होने के तरीके को अर्थात ढंग को प्रकट करना, यहाँ पर घटना क्रिया है और ये क्रिया किस प्रकार से प्रकट हुई है, तो क्रिया के घटित होने के तरीके अर्थात ढंग और रीति को प्रकट कर रहा है, तो यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण माना जाता है। जैसे यात्री बैठे बैठे सो गए, यात्री सोने का तरीका कैसा है, लेट के तो सभी सोते हैं, लेकिन यात्री जो यात्रा करने के लिए बस या ट्रेन का इंतजार कर रहे थे और बस या ट्रेन एकदम से लेट हो गई, तो सोने का तरीका क्या है, एकदम से बैठे बैठे। तो बैठे बैठे शब्द एक क्रिया के घटित होने के तरीके को प्रकट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे देश के सैनिक, हमारे देश के सैनिक निष्ठापूर्वक पहरा देते हैं, पहरा देते हैं। तो निष्ठापूर्वक शब्द एक क्रिया के घटित होने के तरीके को प्रकट कराएं, तो यहाँ पर भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण माना जाता है। जैसे कविता सहसा निकल गई, यानी यहाँ पर निकलने था जाने का तरीका, सहसा का मतलब अचानक, तो क्रिया के घटित होने के तरीके को ये शब्द प्रकट कराएं, तो यहाँ पर भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण ही माना जाता है। जैसे रवि ध्यान पूर्वक पढ़ता है, तो ये ध्यान पूर्वक पढ़ना है, ये भी क्रिया के घटित होने के तरीके को ही प्रकट कराएं, तो यहाँ पर भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण माना जाता है। जैसे हरीश निसंदेह गा रहा है, ये निसंदेह शब्द है, ये निसंदेह शब्द क्रिया के घटित होने के किसी भी प्रकार का कोई संदेश है ये, तो बिना किसी संदेह के तो क्रिया के घटित होने के तरीके का ढंग को प्रकट कराएं, तो यहाँ पर भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण माना जाता है। तो क्रिया के घटित होने के तरीके ढंग को प्रकट करने वाले अर्थात रीति को प्रकट करने वाले जितने भी शब्द होते हैं, ये सारे के सारे शब्द क्या कहलाते हैं, इन सारे शब्दों में रीतिवाचक क्रिया विशेषण माना जाता है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।